हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम यूनिक लैब साइंसेज। और इस वीडियो में आज हम स्टडी करने वाले हैं डीएनए पैकेजिंग के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे पूरी डिटेल में कि डीएनए पैकेजिंग कैसे होता है, न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या होता है, सोलेनोइड मॉडल क्या होता है, स्कैफोल्ड क्या होता है, इसके बारे में देखने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSI नेट लैब साइंसेज एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम क्या होती है, डीएनए पैकिंग क्या होती है, स्टोन मॉडिफिकेशन किस प्रकार से होता है, सभी के बारे में हम देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर अनअकैडमी लेकर आए आपके लिए खुशखबरी, और आप यहाँ पर जीत सकते हो 100% स्कॉलरशिप फॉर CSI UGC नेट सब्सक्रिप्शन। यदि आप CSI UGC नेट का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो यहाँ पर 100% आपके लिए फ्री हो सकता है। और करना क्या है, आपको सिर्फ एक टेस्ट देना है और टेस्ट में आपकी रैंक 1 और 2 आती है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। आपके जो सब्सक्रिप्शन आप लोगे उसके ऊपर 100% स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। रैंक 3 पर 75%, रैंक 3 से रैंक 10 तक आपको मिलेगी 75%, रैंक 11 से रैंक 35 को मिलेगी 50%, रैंक 36 से 150 को मिलेगी आपको 25% स्कॉलरशिप। और यहाँ पर केमिकल साइंसेज के लिए आपका होने वाला है टेस्ट 30 क्वेश्चंस का, और ये होगा 28 फरवरी को संडे 12 PM से 1:15 PM तक। आप इसमें टेस्ट में एनरोल कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप फिजिकल साइंसेज से हो तो फिजिकल साइंसेज का भी उसी दिन और उसी टाइम पर होगा, इसके लिए भी एनरोल कर सकते हो। और स्कॉलरशिप की टर्म एंड कंडीशन क्या है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। और आप यहाँ पर कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप अनअकैडमी पर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिसेज, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग, SOP वगैरह सब की प्रिपरेशन आपको एक साथ करवाई जाएगी। तो यहाँ पर यदि आप लेना चाहते हो तो तुरंत ले सकते हो। तो आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो में अब आगे तो सबसे पहले हम देखें कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेल में कहाँ पाया जाता है। एक प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो न्यूक्लियोइड में पाया जाता है, जहाँ पर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। और न्यूक्लियस में जब हम इसकी इंटरफेज में देखते हैं तो न्यूक्लियस दिखाई देता है और उसमें हमने एक जालनुमा क्रोमेटिन दिखाई देता है। उसको तो जो जालनुमा DNA होता है उसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। और ये क्रोमेटिन होता है वो एक्चुअल में क्या होती है, कंडेंस्ड फॉर्म होती है, DNA की संघनित फॉर्म होती है, जिसमें DNA और प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। और प्रोटीन्स कौन से होते हैं, हिस्टोन और कुछ मात्रा में नॉन हिस्टोन एसिडिक प्रोटीन इसमें पाई जाती है। अब एक नॉर्मल क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की बात करें, ह्यूमन में 23 जोड़ी यहाँ पर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। उसमें से 22 जोड़ी तो ऑटोसोम होते हैं और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। ऑटोसोम आर द सेम इन द मेल्स एंड फीमेल्स, दोनों में समान होते हैं ऑटोसोम तो। और सेक्स क्रोमोसोम XX तो होते हैं फीमेल्स में और XY होते हैं मेल्स में, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। बोथ एक्स आर होमोलोगस, Y इज मच स्मॉलर देन X एंड हैज ओनली 1 फ्यूजन। तो यहाँ पर X तो क्या होते हैं, दोनों होमोलोगस होते हैं। Y क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है, जो उसमें X है जिसमें ओनली फ्यू जीन्स, यहाँ पर X में कुछ ही जीन पाए जाते हैं। अब क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम में आपको देखने को मिलेंगे 2 क्रोमेटिड। यहाँ पर सोमेटिक सेल में तो हमको डिप्लॉइड वे आपको दिखाई देगा, डिप्लॉइड जीनोम दिखाई देगा, और हैप्लॉइड आपको दिखाई देगा जो जर्म सेल होती है, गैमेट्स होते हैं, स्पर्म होते हैं, जो ओवा होता है उसमें आपको। और यहाँ पर जो क्रोमोसोम की लेंथ होती है उसकी शॉर्ट आर्म को तो हम P आर्म से दिखाते हैं और Q से दिखाते हैं लॉन्ग आर्म को। सेंट्रोमेयर की पोजीशन के आधार पर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनके बारे में मैं अलग से वीडियो लेक्चर बना भी चुका हूँ। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, जहाँ पर सेंट्रोमेयर की पोजीशन अलग अलग होती है। अब कंपोजिशन देखें क्रोमोसोम में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो क्रोमोसोम में इसका मेन पार्ट तो DNA होता ही है, लेकिन DNA क्या होता है, कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, पैक्ड होता है। तो पैक्ड करने के लिए वहाँ पर हमें 2 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हिस्टोन जो मेजर प्रोटीन्स होती है, जो लगभग इसकी मात्रा हम DNA के बराबर मानते हैं, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन इससे कम होती है, जो क्या करती है यहाँ पर DNA पैकिंग में दोनों प्रोटीन यहाँ पर योगदान देती हैं। P यानी जो शॉर्ट आर्म होती है और Q जो लॉन्ग आर्म होती है।
इसके बारे में हम देखते हैं सबसे पहले कि जो डीएनए का कंडेंसेशन वो क्यों आवश्यक है, कि क्यों हमें पैकेजिंग की आवश्यकता पड़ती है डीएनए की। तो देखिए सबसे पहले बात करें कि डीएनए एक क्रोमोसोम में डीएनए की लंबाई की बात करें तो लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा डीएनए आता है, और उस डीएनए को हम जब पैकिंग करते हैं तो कन्वर्ट कर देते हैं। क्रोमोसोम की साइज आप देखें तो 0.2 से 2 माइक्रोमीटर इसकी साइज हो जाती है, मतलब 4 सेंटीमीटर को हम कितने में कन्वर्ट कर दिए, 0.2 माइक्रोमीटर, यानी 10 की पावर -6 गुना हम इसको कम कर दिए साइज को। अब हम लार्जेस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम की बात करें तो उसकी लंबाई होती है 3 × 10⁸ बेस पेयर। अब इसको हम यहाँ पर लंबाई में कन्वर्ट करें तो 10 सेंटीमीटर हमारे ये निकल कर आता है। अब 10 सेंटीमीटर जो डीएनए होता है उसको हम छोटी सी सेल में इंसर्ट करना होता है, और सेल की साइज नॉर्मली कितनी होती है, 10 माइक्रोमीटर। तो 10 माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना होगा, 1 सेंटीमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, माइक्रोमीटर में। जब मतलब हमें कम से कम इसको 10 की पावर 4 गुना छोटा करना होगा, साइज में 10 की पावर 4 गुना छोटा होना। अब एक की देखिए यहाँ पर पूरे कंप्लीट डीएनए की बात करें तो पूरे कंप्लीट डीएनए एक ह्यूमन जीनोम की बात करें तो डिप्लॉयड डीएनए होता है 6 × 10⁹ बेस पेयर, इतना लंबा डीएनए होता है। उसको मीटर में चेंज करें तो लगभग 2 मीटर पर सेल ये डीएनए होता है। अब 2 मीटर डीएनए को एक कोशिका में, यहाँ पर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में कितना डीएनए, न्यूक्लियस की साइज होती है लगभग 5 से 10 माइक्रोमीटर। तो उस न्यूक्लियस में हमें इंसर्ट करवाना होता है, इसलिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, डीएनए की पैकेजिंग की आवश्यकता होती है कि छोटे से एरिया में हम समा सके। लगभग हमें 10 की पावर 4 गुना इसकी साइज को 10,000 गुना छोटा इसको करना होता है। तो डीएनए पैकेजिंग देखो सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम इसको पढ़ेंगे। तो देखिए क्रोमोसोम को हम देखते हैं तो क्रोमोसोम अत्यधिक संघनित स्ट्रक्चर होती है डीएनए की। जो क्रोमोसोम में हमें प्रोटीन और डीएनए दोनों साथ देखने को मिलेंगे, जो लगभग 1400 नैनोमीटर उसकी चौड़ाई होती है। अब उसको हम यहाँ पर खोलते जाते हैं, उसकी स्टडी करते जाते हैं तो हमें 700 नैनोमीटर का फाइबर देखने को मिलता है। फिर इसको ओपन करते हैं तो हमें 300 नैनोमीटर का एस्केप होल्ड देखने को मिलता है जिसमें क्रोमेटिन साथ में होता है। फिर जब उसको और ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पर सोलेनोइड का फाइबर दिखाई देता है 30 नैनोमीटर जिसकी मोटाई रहती है। फिर इसको हमें और ओपन करते हैं तो बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग आपको स्ट्रक्चर दिखाई देंगी जिसके 11 नैनोमीटर जिसका डायमीटर होता है। उसके बाद में जब ओपन करते हैं तो आपको 2 नैनोमीटर डायमीटर वाला एक सिंगल डबल स्ट्रैंड डीएनए आपको देखने को मिलेगा। अब ये किस प्रकार से इसकी पैकिंग होती है, कौन कौन सी प्रोटीन इसके लिए आवश्यक होती है, वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर बात करें यूकैरियोट्स कंटेन थाउजेंड्स ऑफ टाइम। यहाँ पर देखो यूकैरियोट्स में ये डीएनए की पैकिंग की प्रॉब्लम आती है, प्रोकैरियोट्स में ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में एक तो डीएनए छोटा सा होता है और उसमें बहुत छोटी कुछ ही प्रोटीन द्वारा उसको कंडेंस या सुपर कोइल्ड पोजिशन में रखा जाता है। लेकिन यूकैरियोट्स में बहुत लंबा डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स, तो उसको हम पैकेजिंग के लिए हमें विशेष प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। डीएनए कॉम्पैक्शन मस्ट बी डायनेमिक। अब डायनेमिक होना चाहिए डीएनए की जब कॉम्पैक्शन करते हैं, उसकी पैकिंग करते हैं, कि जब एक सेल साइकिल के दौरान सेल एक स्टेज से दूसरे स्टेज से गुजरे तो उसकी साइज आसानी से उसको चेंज हो सके। इसके लिए हमें विशेष प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता, जैसे हिस्टोन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहली स्टेज देखें हम डीएनए पैकिंग की, सबसे पहली स्टेज होती है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या होती है, न्यूक्लियोसोम यहाँ पर हम जब सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखेंगे तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देगी, बीड्स ऑन द स्ट्रिंग, यानी किसी तार पर मोती लटके हुए इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है। अब इसको हम गौर से देखते हैं तो हम मिलते हैं कि इसमें कुछ स्टोन प्रोटीन होती है और स्टोन प्रोटीन पर हमारा डीएनए लिपटा हुआ रहता है, जिसको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। कौन सी स्टोन प्रोटीन होती है, यहाँ पर देखोगे आप इस स्ट्रक्चर में स्टोन एक अष्टक होता है, यानी 8 प्रकार की यहाँ पर स्टोन प्रोटीन, यहाँ पर डाइमर होते हैं एक्चुअल में। यहाँ पर 4 प्रकार के तो ऑक्टामर, 4 प्रकार की प्रोटीन तो ऑक्टामर बनाती है, और एक प्रोटीन होती है जो बाद में उसको लिंकर स्टोन का कार्य करती है, जो 11 नैनोमीटर मोटा डायमीटर का एक फाइबर बनाती है। अब यहाँ पर कौन कौन सी स्टोन प्रोटीन होती है और होती क्या है स्टोन प्रोटीन, उसके बारे में देखने वाले हैं। स्टोन क्या होता है, देखिए हिस्टोन प्रोटीन होती है जिसमें लाइसिन और आर्जिनिन ज़्यादा पाया जाता है, यानी ये अमाइनो एसिड ज़्यादा
पाई जाती है। इन पर पॉजिटिवली चार्ज रहता है, तो पॉजिटिवली चार्ज होने के कारण आसानी से डीएनए इसके ऊपर लिपट जाता है, क्योंकि डीएनए निगेटिवली चार्ज रहता है। ये हिस्टोन प्रोटीन्स आर हाईली कंजर्व्ड अमोंग यूकेरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल में ये हाईली कंजर्व्ड रहती है। H3 एंड H4 आर नियरली आइडेंटिकल इन ऑल यूकेरियोट्स। यदि H3 और H4 की बात करें तो ये और भी ज़्यादा यहाँ पर कंजर्व्ड रहती है। तो 4 प्रकार की तो ऑक्टामर यहाँ पर टोटल देखिए कौन कौन सी होती हैं। H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, ये 5 प्रकार की होती है। अब इन 5 प्रकार में से ये 2 तो बहुत ज़्यादा कंजर्व रहती है, और ये जो 3 देखें इनमें थोड़ी बहुत चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए हम इसको ज़्यादा कंजर्व नहीं बोलते हैं। शार्ट ब्रिज बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज स्टोन एंड निगेटिवली चार्ज डीएनए प्ले मेजर रोल स्टेबलाइजिंग डीएनए स्टोन कॉम्प्लेक्स। अब देख लिए, ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होती है हिस्टोन प्रोटीन, और डीएनए के साथ होता है निगेटिवली चार्ज। इसके बीच में शार्ट ब्रिज बनता है, जिसके कारण ये स्टेबल न्यूक्लियोसोम मॉडल बना पाती है। स्टोन ऑक्टामर्स ऑर्गेनाइज डीएनए इनटू रिपीट्स यूनिट्स। अब स्टोन ऑक्टामर्स किस प्रकार से जुड़े होते हैं। एक ऑक्टामर बन गया, दूसरा ऑक्टामर बन गया, तीसरा ऑक्टामर बन गया। अब एक ऑक्टामर में आपको कौन कौन से डीएनए देखने को मिलते हैं। H2A, H2B, H3 एंड H4। H1 होता है वो लिंकर स्टोन का कार्य करता है। अब किस प्रकार से होता है देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग के एविडेंस देखिए तो डीएनए की फ्रेगमेंट आइसोलेट क्रोमेटिन वाज ट्रीटेड विद न्यूक्लियस। जब यहाँ पर क्रोमेटिन को आइसोलेट किया तो उसको एक न्यूक्लिएट के द्वारा ट्रीट किया गया। डीएनए की लंबाई हमें पता की तो यहाँ पर देखा कि एक न्यूक्लियोसोम पर लगभग 200 बेस पेयर डीएनए लिपटा रहता है। एक न्यूक्लियोसोम होता है, स्टक होता है, उस पर लगभग 200 बेस पेयर डीएनए लिपटा हुआ रहता है। अब यहाँ पर स्टोन मेन पैकेजिंग प्रोटीन्स यहाँ पर कौन कौन सी होती है मैंने बता दिया। 5 प्रकार की प्रोटीन होती है, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। व्हेन द प्रोटीन डीएनए यूनिट्स न्यूक्लियोसोम वर एग्जामिन्ड बाय HDS पॉलीएक्टिव, जब इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है तो हमें 4 स्टोन प्रोटीन तो हमें ऑक्टामर में देखने को मिलती है, और एक प्रोटीन कहाँ पर होती है, हाफ अमाउंट और रिलेटिव अदर हिस्टोन प्रोटीन, जिसमें इसकी बहुत कम अमाउंट रहती है। यहाँ पर एक तो ऑक्टामर बनाती है, इसकी 2-2 यूनिट मिलकर, और ये अलग H1 प्रोटीन जो 2 न्यूक्लियोसोम्स के बीच में पाई जाती है। दी 5 स्टोन है मोलिकुलर वेट्स बिटवीन 11,000 टू 11,000 से 21,000 इनका डाल्टन इसका वेट होता है। अब इसमें करेक्टरिस्टिक देख लो, इन 5 प्रकार की जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, मोलिकुलर वेट ये है इसका एमिनो एसिड रेजिड्यूज कितने पाए जाते हैं इसमें, और लाइसिन ज़्यादा इनमें तो लाइसिन ज़्यादा पाया जाता है, और ये जो 2 प्रोटीन है इनमें आर्जिनिन ज़्यादा पाया जाता है। तो दोनों ही लाइसिन और आर्जिनिन पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड है, जिसके कारण डीएनए को स्टेबल कर पाते हैं। अब स्टोन में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, जैसे एसिटाइलेशन हो जाता है, जो क्या करता है ट्रांसक्रिप्शन, रिपेयर और रेप्लिकेशन कंडेंसेशन में काम आता है। मिथाइलेशन हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन रिपेयर में काम होता है। मिथाइलेशन आर्जिनिन का होता है तो ट्रांसक्रिप्शन में काम होता है। फॉस्फोराइलेशन हो जाता है जो भी ट्रांसक्रिप्शन रिपेयर और कंडेंसेशन में। यूबिक्यूटाइलेशन होता है तो ट्रांसक्रिप्शन और रिपेयर में। सुमाइलेशन होता है तो ट्रांसक्रिप्शन में। एडीपी राइबोसाइलेशन होता है तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन में। डीएमिनेशन में ट्रांसक्रिप्शन। प्रोलीन आइसोमरेज ट्रांसक्रिप्शन में। इस प्रकार के कुछ मॉडिफिकेशन हो जाते हैं जो इसको पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन हम इनको बोलते हैं। अब न्यूक्लियोसोम किस प्रकार से बनता है वो देख लेते हैं। कॉर्नबर्ग ने बताया था, सबसे पहले ध्यान रखना है न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में किसने बताया था, कॉर्नबर्ग ने। इन्होंने बताया था कि जो 4 प्रकार के स्टोन होते हैं उनमें से H2A, H2B, H3 ये चारों मिलकर एक कोर स्टोन बनाते हैं, ऑक्टामर बनाते हैं, और उसके ऊपर डीएनए लिपटा होता है। यहाँ पर देखो ये 2-2 प्रोटीन मिलती है, H2 की एक की 2 प्रोटीन, H2B की 2, ये 3, ये 8 बना लेती ऑक्टामर, और उस ऑक्टामर पर डीएनए इस प्रकार से लिपटा होता है और 2 न्यूक्लियोसोम बनाती है। और न्यूक्लियोसोम के बीच में ये लिंकर डीएनए पाया जाता है, जिसकी लंबाई हमें 60 बेस पेयर देखने को मिलती है, और जो डीएनए लिपटा हुआ होता है उसकी 200 बेस पेयर डीएनए की लंबाई होती है। अब यहाँ पर बीच में H1 प्रोटीन पाया जाता है, जिसको हम लिंकर स्टोन बोलते हैं। अब स्टोन H1 बाइंड्स द न्यूक्लियोसोम टू फॉर्म द क्रोमेटोसोम। अब ये जो H1 होती है वो क्या होती है, देखिए इस प्रकार से ये ऑक्टामर है, ऑक्टामर से H1 जुड़ गई है तो ये क्या बनाती है, क्रोमेटोसोम का निर्माण करती है। द एडिशन ऑफ H1 टू ए न्यूक्लियोसोम रिजल्ट्स इन प्रोटेक्शन एंड एडिशनल 20 to 20 बेस पेयर ऑफ लिंकर डीएनए एडजेसेंट टू द
न्यूक्लियोसोम एंड दस H1 इज ऑफन रेफर्ड एज टू लिंकर स्टोन। H1 को क्या बोलते हैं? लिंकर स्टोन बोलते हैं। The only H1 subunit is present per chromosome unlike the core stone which present in 2 copies each। यहाँ पर 2 कॉपी present पर हर न्यूक्लियोसोम पर present होती है। The binding H1 is to the central globular रीजन विद कंटेंस DNA बाइंडिंग साइट। यहाँ पर ये क्या करती है? H1 इसका मेन रोल होता है कि 2 सब यूनिट के बीच में यहाँ पर जो DNA लिपटा हो उसको स्टेबल करने, जो न्यूक्लियोसोम के बीच में इसकी DNA को स्टेबल करने का कार्य करती है। अब क्रोमोजोम कंडेंस इनटू ए कॉम्पैक्ट क्रोमेटिन फाइबर। अब इसके बाद में क्या होता है, जो सोलेनोइड का एक फाइबर बन गया है जिसकी मोटाई हम क्या बोल रहे हैं कि ये फाइबर बना है 11 नैनोमीटर का। अब ये और भी ज़्यादा कंडेंस्ड होगा और 30 नैनोमीटर का फाइबर यानी और मोटा कंडेंस या फाइबर बना लेगा, जिसकी लंबाई तो कम होती जाएगी लेकिन चौड़ाई क्या हो रही, यहाँ पर मोटाई क्या होती है? बढ़ जाएगी। तो 30 नैनोमीटर का मोटा फाइबर इसमें बन जाएगा। H1 प्रमोट कंडेंसेशन इनटू 13। यहाँ पर H1 कार्य करती है किसके लिए? इसको और ज़्यादा कंडेंस करने के लिए। बट इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर फॉर्मिंग द फिलामेंट। ऐसा नहीं कि ये फिलामेंट बनाने के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर इस जो 30 नैनोमीटर फाइबर उसको समझाने के लिए 2 मॉडल दिए गए हैं, जो ज़्यादा फेमस सोलेनोइड मॉडल है और एक जिगजैग मॉडल है। तो किस प्रकार से बनते हैं देखो, सोलेनोइड मॉडल में आप देखोगे तो सोलेनोइड मॉडल में सिंगल स्ट्रैंड जो फाइबर होता है वो बहुत ज़्यादा संघनित होता है, इसलिए 30 नैनोमीटर की फाइबर बनती है। और यहाँ पर 2 अलग अलग स्ट्रैंड दिखा रहे हैं जिगजैग में, जो जिगजैग एक तरीके से टेढ़ी-मेढ़ी संरचना है, इसलिए ये जिगजैग मॉडल बताया गया है। The 30 नैनोमीटर फिलामेंट है हायर ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम। ये एक ज़्यादा हायर ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसके बाद में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो स्कैफोल्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। सबसे हाईएस्ट हमें सोलेनोइड को दूसरा सेकंड लेवल यहाँ पर DNA पैकिंग मानते हैं, और जो लास्ट में होती है क्रोमोसोम स्कैफोल्ड प्रोटीन के द्वारा पैकिंग, वो किस प्रकार से होती है? इनसाइड द क्रोमोसोम DNA इज मच मोर हाईली कंडेंस्ड देन दी 30 नैनोमीटर। यहाँ पर हम DNA में यहाँ पर क्रोमोसोम के अंदर और 30 नैनोमीटर से भी ज़्यादा कंडेंस यहाँ पर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। 30 नैनोमीटर जो फिलामेंट होता है वो लूप्स में कन्वर्ट होता है और यहाँ पर स्कैफोल्ड प्रोटीन द्वारा ऐसे जुड़ जाता है। यहाँ पर देख सकते हो आप इस स्ट्रक्चर में, जैसे बीच में स्कैफोल्ड प्रोटीन है जो दोनों ये जो फाइबर है 30 नैनोमीटर फाइबर उसको जोड़ती है दोनों तरफ से, और एक जो फिलामेंट बनता है वो किसी जिसकी मोटाई कितनी होती है 30 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है? 300 नैनोमीटर। और ये और ज़्यादा संघनित होता है और 700 नैनोमीटर का एक क्रोमेटिड बनाता है। अब ये क्रोमोसोम स्कैफोल्ड क्या होती है? प्रोटीन इज रेजिड्यूज आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टोन्स फ्रॉम क्रोमोसोम कंप्राइज्ड मेनली ऑफ स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस टू क्रोमोसोम SMC। इनको क्या बोलते हैं? SMC बोलते हैं, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम प्रोटीन्स बोलते हैं। रीजन्स ऑफ द DNA इंटरेक्ट विद क्रोमोसोमल स्कैफोल्ड प्रोटीन टू गिव ए प्रोटीन कोर विद द DNA लूप स्टिकिंग आउट ऑफ इट। यहाँ पर स्ट्रक्चर देखोगे तो इस प्रकार की लूप जैसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, जैसे आप ये लैम्ब ब्रूस क्रोमोसोम में देखते हो वैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर लूप वहाँ पर लेकिन बड़ा साइज होता है तो आसानी से देख पाते हो। दी प्रोटीन कोर द कोइल्स ऑफ द फर्दर पैकेज द DNA into the chromatid they visible by the light microscopy in the metaphase। अब ये जो स्कैफोल्ड बना है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? क्रोमेटिड में। क्रोमेटिड से बन जाता है 2 क्रोमेटिड आपस में जुड़कर एक 1400 नैनोमीटर वाला जो क्रोमोसोम होता है वो बना लेते हैं, क्योंकि एक क्रोमेटिड की चौड़ाई तो होती है, मोटाई होती है 700 नैनोमीटर और 2 की हो जाती है 1400 नैनोमीटर। तो इस प्रकार से DNA की पैकिंग होती है। स्टेप बाय स्टेप एक बार फिर से देखें तो अब हम पहले भी देख चुके हैं कि सबसे पहले तो एक 2 नैनोमीटर का जो फाइबर होता है यानी DNA होता है, फिर उस कन्वर्ट हो जाता है 11 नैनोमीटर वाले सोलेनोइड में, फिर 11 नैनोमीटर से कन्वर्ट होता है ये क्रोमेटिन में, जिसकी हम बोल सकते हैं कि ये सोलेनोइड में कन्वर्ट होता है जिसकी 30 नैनोमीटर मोटाई होती है। जिगजैग मॉडल द्वारा भी इसको समझाया गया। अब इसके बाद में कन्वर्ट होता है 300 नैनोमीटर वाले
क्रोमेटिड में इस प्रकार के दो यहाँ पर क्रोमेटिड संघनित होता है तो 300 से 700 नैनोमीटर वाला एक मोटा क्रोमेटिड बनता है। अब ये क्रोमेटिड से क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है जिसकी मोटाई होती है 1400 नैनोमीटर। तो आई होप ये आपको डीएनए पैकेजिंग समझ में आ गई होगी। हाई लेवल डीएनए पैकेजिंग हमने पढ़ ली है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय।